जमदग्नि ऋषि के बारे में थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता दीजिए कि मलाना में और इस क्षेत्र में जमदग्नि ऋषि इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि मलाना जो है जमलू देव का देश है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सरकार का कानून नहीं चलता। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। मलाना वो जमलू देव का देश है। यहाँ पर मलाना में यहीं की पुलिस होती है, यहीं का कानून होता है और यहीं का जज भी होता है। पूरी मलाना की संस्कृति, देव संस्कृति और मलाना में कैसे फैसले होते हैं, हर चीज का खुलासा करूंगा। 12 देवगिरी को पता चलेगा कि मलाना में देव नीति कैसे चलती है। अब चलते हैं हम आपकी रेस्क्यूअर की असली कहानियों पर, जो कि आपके साथ घटित हुई है। पिछली बार की कहानी बड़ी मजेदार रही थी। या तो इस नदी में बॉडी मिलती ही नहीं है, अगर मिली तो 6 महीने के बाद भी मिलती है। और ऐसी ऐसी बॉडी मिलती है कि अगर बॉडी को पकड़े तो उंगलियां ही अंदर घुस जाती हैं, जैसे जूस, बॉडी का जूस बाहर निकलता है। पूरा सर्च करने के बाद हम सारा उमगा की तरफ निकले तो वहाँ पर हड्डियाँ मिली। 10-15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जो है ना, कुछ अलग फील हो रहा था मेरे को। किस वजह से हो रहा था ये? पहाड़ों में भी जैसे जोगनी होती है, देवी देवताओं का वास है, तो वो जोगनी भी फंस जाती है कभी। कुछ समय के बाद सीटियाँ बजनी शुरू हो गई मेरे कान में, और उसके बाद तो पूरे परिवार को ही सुनाई देने लगी। फिर कई लोग पहाड़ों में गिरे हैं, पड़े हैं, मर रहे हैं, कहीं आज तक मिले ही नहीं है। उनकी चीखें, उनकी पुकारें और उनके जो क्या बोलते बैड एनर्जी बोलेंगे ना, वो हर चीज़ जो है ना कभी किसी के ऊपर चढ़ जाती है। 1 या 2 दिन के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा ऐसा ये लड़का है जो वहाँ से गायब है। तो लास्ट में जाके जो है ना, उसको जो है ना हमने शायद 1 महीने के बाद ही मिल पाया। वो जहाँ ऊपर से वाटर फ्लो है, छोटा सा नाला है, पानी बह रहा है और उसके नीचे बैठा हुआ तपस्या कर। जिंदा था? डेड था। डेड था? एक बार एक रशियन थी। अच्छा। रशियन जिसको वो भी ड्रग अब्यूज थी, जो कसोल के अंदर बिल्कुल नेकेड घूमती थी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे हम जय जमदग्नि ऋषि से। और आज हम हैं मलाना क्षेत्र में शिवपुरी चौकी गांव में। गांव है ना जी ये? जी। शिवपुरी चौकी गांव में। और आज जो हमारे गेस्ट है वो है छप्पे राम नेगी जी, जो कि एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर है, ट्रैकर है, और आपदा के समय या वैसे ही बहुत सारी ऐसी जानें उन्होंने बचाई है। और इसके साथ ही साथ आज देवता के बारे में और इनकी रेस्क्यू की जो कहानी है वो किस तरीके से होती है, कितना मुश्किल होता है, वो आज आपके सामने आने वाली है। और आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है सभी वीडियो से। आज की वीडियो में हमारे मलाना क्षेत्र का कुछ इतिहास हम जानेंगे और देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि हमारा एक द नीतीश राजपूत शो के नाम से और TLT क्लिप्स, TLT शॉर्ट्स के नाम से 2 हमारे एक और चैनल है। द नीतीश राजपूत शो हमने बनाया है, जिसमें जो पूरी वीडियो नहीं देख सकते हैं वो हमारी छोटी छोटी क्लिप्स 10-10, 15-15 मिनट की देख सकते हैं। तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जिसके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, बेसिकली उनके लिए ये चैनल है द नीतीश राजपूत शो। इसमें जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शॉर्ट पार्ट का आप आनंद उठाएं। और साथ ही साथ जो TLT शॉर्ट्स है, तो जितने भी हमारे प्रॉपर शॉर्ट्स करते हैं वो भी उस चैनल पर आते हैं। तो दरख्वास्त है आप सबसे, आप हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, और अगर नए भी आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे चलते हैं। पहले तो जी छप्पे राम नेगी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी। स्वागत है आपका आप ही के गाँव में, लेकिन हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद भाई जी। पिछली बार की कहानियां बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। इस बार हम चाहते हैं कि शुरुआत करते हैं हमारे ऋषियों के ऋषि, महर्षि जमदग्नि ऋषि के बारे में। थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो जमदग्नि ऋषि है वो क्यों इतना प्रचलित है और क्या कारण है उनका। थोड़ा सा आप इतिहास और थोड़ी सा गुणगान कर सकते हैं। जय हो माँ माई जमलू ऋषि भोलेनाथ। आशीर्वाद बनाए रखना और रक्षा बनाए रखना और सबको सद्बुद्धि देना। जमदग्नि ऋषि के बारे में थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता दीजिए कि मलाना में और इस क्षेत्र में जमदग्नि ऋषि इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्यों सभी लोग उनको इतना ज़्यादा मानते हैं। अगर देखा जाए तो मलाना जमदग्नि ऋषि की अगर आप किसी से भी बात करें,
हर शख्स आपको अलग अलग कहानियां बताएगा जमदग्नि ऋषि की और मौलाना के बारे में। जी जी। लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो जानकारी रही है, जिसको मैं जानता हूं और जिस संस्कृति में मैं रहता हूं मौलाना में, उसके बारे में जो मैं जानता हूं, जो आज से 40 साल पहले से जो वहाँ की संस्कृति है वो कुछ अलग है। जो जमदग्नि ऋषि की बात है, वहाँ का जो हर चेहरा है वो हमारे लिए जमदग्नि ऋषि की तरह है, वही चेहरा हमारा जमदग्नि ऋषि है। क्या बात है। और वहाँ की हर औरत का जो चेहरा है वो हमारे लिए महामाई है, वही महामाई है और वही जमदग्नि ऋषि है। क्योंकि मौलाना जो है जमलू देव का देश है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक, कोई सरकार का कानून नहीं चलता, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है मौलाना, वो जमलू देव का देश है। जमलू देव वहाँ का जज है, जमलू देव वहाँ का पुलिस है, जमलू देव वहाँ का पटवारी है, जमलू देव ही वहाँ का कानूगो है, और जमलू देव तक की कृपा से ही वहाँ की दवाइयाँ मिलती है। जी 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 जी। जमलू ऋषि की कृपा से हर कुछ महामाई और जमलू ऋषि की कृपा से हर कुछ मौलाना में है। क्योंकि ये जो मौलाना है ये महामाई और जमलू ऋषि का देश है। वहाँ पर किसी को भी बाहरी राज्य के लोगों को, किसी भी को भी बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और किसी भी शासन और प्रशासन को वहाँ पर किसी भी प्रकार के रूल बनाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वो मौलाना किसी की जागीर नहीं है, वो जमलू देव का देश है और महामाई का देश है, और इनके रूल चलेंगे और इन्हीं को ही मानना होगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हजारों साल से इस संस्कृति को बचाए रखे हैं, और आज मौलाना में पुलिस जाती है। क्यों? कि मौलाना के लोग खुद को जमदग्नि ऋषि मानते हैं। आज दिन वो जमलू ऋषि को नहीं मानते हैं। मौलाना के लोग ये सोचते हैं कि वो जमलू ऋषि है, क्योंकि वो मौलाना में पुलिस ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं पुलिस? वही मौलाना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? वही मौलाना में तहसीलदार और कानूगो पटवारी को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? वो क्या कारण है? क्यों आते हैं वो लोग? किस काम से आते हैं वो लोग? थोड़ी सी हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा देवता की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। कुछ हिस्ट्री है आपको पता कि देवता की हिस्ट्री यही है ना। मैंने आपको क्या बोला कि हर चेहरा जमदग्नि ऋषि और हर चेहरा महामाई है। अच्छा अच्छा। वो कैसे है मैं बताता हूँ ना कैसे है मेरे लिए वो हर चेहरा जमदग्नि ऋषि और महामाई। कि मैं मौलाना में रहा तो उन चेहरे ने ही मेरा साथ दिया ना। वही चेहरे मेरे लिए एक जमदग्नि ऋषि और महामाई थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन था वो जमदग्नि ऋषि जिसने मेरी मदद की? वही मौलाना का चेहरा मेरे लिए जमदग्नि ऋषि था, जिसने मेरी मदद की है, जिसने मुझे वहां पर रहने का अधिकार दिया। मेरी पुश्तैनी जमीन है मौलाना में। अच्छा। और हर चीज का जवाब अच्छे ढंग से देना जानता हूं मैं, और अच्छे ढंग से मैंने मौलाना के कल्चर के बारे में स्टडी की हुई है। क्योंकि मैं वहाँ के कल्चर को बचाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर अभी यहाँ पर जो है, जो बाकी जो कानून है, मतलब वहाँ से क्यों ऐसा माना जाता है कि सबसे हटकर यहाँ पर मौलाना में यहीं की पुलिस होती है, यहीं का कानून होता है और यहीं का जज भी होता है? तो वो इसलिए क्योंकि हमारे जो देवते के जो आदमी हैं वो 8 हाकम होते हैं। अब मैं हूँ, मैं भी देवते का हाकम हूँ। उस 8 हाकमों में से एक हाकम मैं भी हूँ। मैं कोठियाला हूँ, महादेव का, भोलेनाथ का, जमदग्नि और जमदग्नि ऋषि की जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनमें खाना बनता, उन जमदग्नि ऋषि की कढ़ाइयों का मालिक भी मैं ही हूँ। जिस कमरे में वो जमदग्नि ऋषि की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रहती है, जिस कमरे में जमदग्नि ऋषि की तोठ रहती है, उसका अधिकार सिर्फ मुझे है कि मैं ही वहां जा सकता हूं। और मैं ही हर 8 हाकमों का अब अपना काम है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गुप्त रखनी है। बिल्कुल जरूरी भी है। शो नहीं कर सकते हैं। जो मेरा काम है वो देवी देवताओं के साथ है, किस प्रकार का काम है। और जो जितना भी फैसला है, मैंने आपका ही एक वीडियो देखा था, कानून से पहले देव न्याय होता है। ये आपका ही डायलॉग है भाई। कानून से पहले देव न्याय होता है। अब आपको भी तो पता, आप भी तो लोकल है। बिल्कुल। आप भी तो देवी देवता को मानते हैं। आप भी तो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हो। आप भी तो यहाँ के इतिहासों के बारे में जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल।
अब आप एक यूट्यूबर है, वीडियो बना रहे हैं, तो आपके पास तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। जिस तरह मैं हर जगह के इतिहास के बारे में या संस्कृति के बारे में या सर्च कर रहा हूँ, तो आप भी तो कुछ सर्च कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं कोशिश अपने तरीके आपको से। तो मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कि आप कई लोगों से मिल रहे हैं, कई लोगों से कई प्रकार की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बस कोशिश हमारी यही है कि हमारी जो देव संस्कृति है उससे बारे में बातें हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो। और तो मेरे लिए तो मैंने आपको बोला, देखो जमदग्नि ऋषि मेरे लिए तो मौलाना का वही चेहरा जमलू ऋषि है, क्योंकि उसी चेहरे ने मुझे वहां आने का अधिकार दिया, उसी चेहरे ने मुझे वहां पर सब कुछ दिया। और वही महामाया है जो वहां के चेहरे हैं, उन्हीं महामाइयों ने मेरी मदद की। तो मैं तो उन्हीं चेहरों को महामाई और जमलू ऋषि मानता हूँ। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ मौलाना में, इन लोगों ने पुलिस तक लाना, मेरे लिए पुलिस तक लाई, मेरे लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक लाई इन्होंने, मेरे लिए पटवारी कानूनगो तक लाया इन्होंने। लेकिन जितने भी ऑफिसर सब पढ़े लिखे हैं, और सब ऑफिसरों के साथ मेरी अच्छे ढंग से बात हुई कि मौलाना में देव न्याय चलता है, और देव न्याय जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसका मैं अधिकारी हूं, और मैं देव न्याय का पालन करने वाला हूं। और जो रूल इन्होंने मेरे को देव न्याय के लिए बनाए थे उसके लिए मैं खड़ा हूं। और मैं पूरी मौलाना की संस्कृति, देव संस्कृति और मौलाना में कैसे फैसले होते हैं, हर चीज़ का खुलासा करूंगा। 12 देवगिरी को पता चलेगा कि मौलाना में देव नीति कैसे चलती है। अच्छा, एक मेरा लास्ट इसमें सवाल, इस टॉपिक को हम आगे भी करेंगे। हमारे देवी देवताओं के नाम जो है वो हर जगह अलग अलग लिए जाते हैं। तो जैसे जमदग्नि ऋषि है, कई जगह जमलू, यहाँ पर जमलू के नाम से बोला जाता है, कई जगह जैमो के नाम से बोला जाता है ना। तो आपका इसमें क्या मत है कि ये नाम ओरिजिनल नाम क्या है, और ये जो अलग अलग नाम रखते हैं ये अपने भाव के कारण रखते हैं या किस तरीके से रखते हैं? ये सब की अपनी सोच है जी, जैसा जिसने जो बोलना। अब कोई भोलेनाथ बोलता, कोई महादेव बोलता, कोई शंकर बोलता, कोई महाकाल बोलता है। तो ये हर इंसान जिस भाव से मानता है, तो या जिस हिसाब से उनको बताया जाता है, तो वही बात है। मतलब वो यही, जैसे आपका नाम घर का कुछ और होगा, बाहर कोई और बोलेंगे, बेसिकली यही बात है इसमें। अब जैसे मेरा है, मैंने आपको बोला मैं तो जमलू ऋषि बोलता हूँ, माँ माई बोलता हूँ, जबकि मेरे परिवार में कोई जमदग्नि ऋषि बोलता है, कोई माँ रेणुकाई बोलता है, कोई माता रेणुकाई बोलता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं हम आपकी रेस्क्यूअर की असली कहानियों पर, जो कि आपके साथ घटित हुई है। पिछली बार की कहानी बड़ी मज़ेदार रही थी। इस बार आपने मुझे एक बताई थी कि एक ये जो स्टिक है, इस स्टिक के पीछे कोई राज है, और ये आपको कैसे मिली थी, किसकी स्टिक है ये? इसमें लिखा है लेकी, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इस स्टिक के बारे में थोड़ा सा बताओ कि इसके पीछे क्या राज थे, कैसे आपको मिली थी, और इसके पीछे क्या कहानी थी? ये एक 59 ईयर ओल्ड लेडी थी, जो इजराइल से अपने परिवार सहित पहाड़ों में घूमने के लिए आई थी, जो अपने बेटे और पति के साथ। और रास्ते में चलते हुए शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, तो जो लेडी थी गलती से उसकी जो वो 2 स्टिक ली थी, तो एक स्टिक उसकी रास्ते से बाहर चले गई और अनबैलेंस हो गए, पहाड़ी से नीचे गिर गई। तो पिता और बेटे ने उसको उसकी मदद करने की और उसको देखने की कोशिश की, लेकिन ये वैसे कब की बात है, कितने साल पहले? 2007 की बात है जी। अच्छा, और अपने क्षेत्र मौलाना क्षेत्र की बात है? मौलाना क्षेत्र की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पहली लेडी थी जो वहाँ पर सेफ लाइफ, क्योंकि हमारा जो काम है लोगों को जिंदा ढूंढना है। तो मैं और मेरा भाई जो है ना खाना खा रहे थे, ये लगभग 9 बजे का समय था। तो 9 बजे के आसपास मेरे को कॉल आ गई। जैसे मेरे को कॉल आ गई कि मौलाना की पहाड़ियों में जो है एक लेडी गिर गई है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो पता कैसे लगता है कि मतलब वो गिर गई है, वो कैसे सूचित करते हैं? जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो गई थी, जहाँ से वो स्किट हुई थी, उस पॉइंट को देखा जाता है। अच्छा। कि क्या सही में वहां से कुछ गिरा है या नहीं। अगर कहीं कुछ लगता कि यहाँ से गिरा हुआ है, तो वहीं से उसी पॉइंट से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। जहाँ से जो गिरा होगा वहीं से हमने अपने रोप के साथ
नीचे उतरना पड़ेगा, कहीं पहाड़ी में कहीं फंसी उतनी है, कहीं तकलीफ के बीच में, तो उसको निकालना है, रेस्क्यू करना है। तो ऐसा करके तो हम जो खाना खा रहे हैं, तो हम अपना खाना छोड़ के, मैं और मेरा भाई जो अपना हमारा जो काम है, अब देखो कई बार हमें अपने पेरेंट्स तक को इग्नोर करना पड़ता है। हर जब अपने काम में कामयाबी पानी होती है, मकसद में कामयाबी पानी होती है, तो हमें कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। फैमिली, पेरेंट्स, हर चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है, अपने फ्लो के साथ का फ्लो जो काम में पूरा ध्यान डालना है। तो हम अपना खाना छोड़ के चले गए, और उस लेडी को हमारा मकसद था कि वो उसको जिंदा बचाए। तो 2 बजे, लगभग 2 बजे सुबह के हमने उसको सर्च किया। तो वो जो लेडी थी, जहाँ से वो गिरी थी, वहाँ से हमने ऊपर पूरी पहाड़ी रेस्क्यू की, नीचे नाले तक। तो वो लेडी ऊपर से गिरी है, नाले में जब हमने देखा, थोड़ा सा खून जब देखा, तो वहाँ से जो है वो लेडी जो है वो ऐसे कर करके अच्छा, नाले से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे पहुंची हुई है, रेंगती हुई। क्योंकि वो इजराइल की, आपको तो पता है, इजराइली हर लड़का हो या लड़की हो, वो आर्मी वॉलंटियर होते हैं। हाँ। लड़का 18 साल का होगा तो आर्मी में जाएगा, 18 से 21 साल तक आर्मी में जाएगा। लड़की 2 साल की, 18 से 20 साल तक, कुछ ऐसा है इनका, आर्मी में जाएगा। ये तो सब एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, इनको पता है कि ट्रैकिंग के दौरान अगर हम कहीं जाते हैं तो मुसीबतों का सामना कैसे करना है। तो मतलब वो अकेली गई थी? वो उसके साथ उसका हस्बैंड था और उसका बेटा था। अच्छा। उन्होंने देखा उसको गिरते हुए कि वो बीच में थी, तो कुछ हो गया उसको। अच्छा। तो उनको लगा कि इस बीच में कुछ हुआ है, क्योंकि बाप आगे था, बेटा पीछे था, और वो जो थी वो बीच में थी। तो उन्होंने ख्याल नहीं किया उसका। जब उन्होंने लास्ट में देखा कि वो लेडी तो पहुंची नहीं, जब आगे पीछे देखा, आवाज डाली तो नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इस पॉइंट से जो है ना वो मिसिंग हो गई है। जब उस पॉइंट को देखा गया, उस रास्ते को देखा, वो लगभग 15 से 20 मीटर का रास्ता एरिया था। उसको जब हमने सर्च किया तो देखा कि एक जगह ऐसी थी जहाँ से लग रहा था कि कुछ गिरा हुआ है। अच्छा, और बर्फ की बात है? ये सितंबर की बात है जी, और बहुत ठंडा था, और उसके जिस समय कोई भी कपड़ा नहीं था। अच्छा। पेंट लगी थी, पेंट में पोटी सब कुछ पेंट के अंदर की थी। तो फिर हमारे पास कुछ कपड़े थे, फिर उसके कपड़े उतार के, फिर उसको साफ करके, उसको स्ट्रेचर पे उठा के, फिर उसको एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस में डाल के उसको कुल्लू ले गए। और कुल्लू, और वो बहुत रिच लेडी थी, फॉक्स कंपनी करके ये कंपनी है जिसका कपड़ों की फैक्ट्री है। उसका पूरा नाम तो मैं भूल गया, चलो कोई अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना मेरे को पता कि फॉक्स कंपनी थी। अच्छा, तो और उसके बाद 2 साल के बाद जो है अपनी पूरी फैमिली को लेके, अपने बेटी, दिमाग, बहू, बेटा, पोता, पोती, दोता, सबको लेके जो है ना एक पूरी ट्रैवलर लेके यहाँ पहुंची, और कहा कि मुझे उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे मैं गिरी हूँ। तो जब आपको जिस अवस्था में वो मिली थी ना, जब गिरी थी वो, क्या हालत थी उसकी उस समय? ऊपर से उसकी ये हालत थी कि उसका चेहरा पहचानने काबिल नहीं था। इधर उसके लगी हुई थी, पूरा खून था, और सिर के ऊपर भी खून लगा हुआ था। ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ नीचे पैंट लगी थी, उसमें पोटी की थी, और पोटी सारी बाहर निकली हुई थी हर जगह। अच्छा। तो उसके बाद जब वो 2 साल के बाद वापिस आई, तो उसने कहा कि मुझे उस जगह पे जाना जहाँ मैं गिरी हूँ। तो मुझे अपने पूरी फैमिली को लेके जाना कि आप वो शख्स हो जिन्होंने मेरे को मौत के मुंह से वापिस लाया है, तो मुझे वो जगह अपने बच्चों को भी दिखानी है। तो फिर गई थी उस समय? फिर वो वहां पर गई, जब उसको वो पॉइंट दिखाया तो वो विश्वास नहीं कर रही है, बोलती है कि नहीं, इस जगह पे तो मैं गिर नहीं सकती हूँ, अगर मैं यहाँ गिरी होती तो मैं आज को मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर उसने ये कहा कि उसकी एक सोने की चैन थी गले में, शायद पता नहीं, काफी बड़ी बताई उसने, और हाथ में भी सोने की चैन थी जो गिर गई थी, और साथ में उसने कहा कि 2 उसकी स्टिकें थी, और जो उसके कपड़े थे वो सब हमने उस पहाड़ी से रेस्क्यू किया। उसने कहा कि अगर सही में है तो मेरी स्टिकें हैं, क्या आपने वो स्टिकें ढूंढी? हमने कहा नहीं, हमें स्टिकें ढूंढने से मतलब नहीं था, हमें सिर्फ आपको आपको बचाना था, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट और हर कुछ जरूरी था, ना कि ये चीजें जरूरी थी कि आपके पास क्या था, क्या ढूंढना, ये हमारा। और आप आए तो बोलती ठीक है, अगर आप मेरी स्टिक, कपड़े जो मेरा है, अगर उसको ढूंढेंगे इस जगह पे तो ठीक। फिर हमने दोबारा से उस माउंटेन को रेस्क्यू किया, सर्च किया, और वहां से उसकी स्टिक और टी-शर्टें ढूंढी, और उसके बाद लगभग वो 2 घंटा वहां से हिली नहीं, बात नहीं की, और रोती रही वो वहां पर। और उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर उसने पूजा पाठ वहां पर की, और उसके बाद जो है वो
वापिस आ गए। कभी ये तो आपने केस चलो रेस्क्यू करके बचा लिया, कभी कोई केस या कभी ट्रैकिंग के दौरान कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं जब आप गए और सामने कोई दयनीय हालत में है, या उसका मतलब वो अधमरा ही है सोच लो ये, या किसी की डेथ ही हो गई है, या और भी किसी भी तरीके की, मतलब आपको ऐसा लगा कि वो हालत आपसे दिखी नहीं जा रही है, इतना कोई भयंकर, क्योंकि इतने सारे रेस्क्यू आपने किए इतने सालों में, तो कोई ना कोई ऐसा रेस्क्यू ऐसा होगा जिसमें कि वो जो दृश्य है वो आपको आज भी आंखों में याद आता है और आप सोचते हो कि वो सबसे मुश्किल आपके लिए काम था। देखो जितने भी मिशन है सब खतरनाक मिशन है, लेकिन ऐसे ऐसे भी मिशन हुए हैं कि जिसमें कि अब मेरा जो काम है, मैं निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हूँ। मैं और मेरा भाई हम निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। तो अगर किसी को जिंदा ढूंढना तो वो 1 या 2-3 दिन तक हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हमारा काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी कोई फैमिली या कोई कहीं से कॉल आके तो ये मिशन जो ना हमें कहा जाता है कि आप ढूंढिए, टीम लगा के रख देती है, जो जिसमें कि हमारे पास बच्चे हैं जिनको हमने ट्रेंड किया हुआ है हर गांव में। जैसे आपका ग्रहण हो गया, रसोल हो गया, मलाना हो गया, आपका पार्वती वैली हो गया, आपका मनाली हो गया, हर जगह पे जो है ना हमारे टीम के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ काम भी किया हुआ है, ट्रेनिंग भी ली हुई है और एक्सपीरियंस भी है और काम भी करते हैं। तो फिर ऐसे भी मिशन मिलते हैं। तो फिर जब सर्च पे जाते हैं तो कुछ ना मिले तो फिर हम वापस आते हैं और वहाँ के जो जिस एरिया में वो गुम होता है वहाँ के लोकल बच्चों को ही ट्रेनिंग सर्च पे रखा जाता है। और कोई रेस्क्यू की आपकी पर्सनल रेस्क्यू जिसमें आपको ऐसा लगा कि अब जो है, या सबसे खतरनाक, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस आपके खतरनाक ही है वैसे, तो कोई ऐसा केस अपना बता दीजिए जो रेस्क्यू जिसमें जिसको देख के आपके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता कि कोई फैमिलीज होती है जो पैसे वाली होती है, तो उनका यही मकसद होता है कि हम कितना पैसा फेंकें और कितना अफोर्ड करें और हम अपने जो गुमशुदा उसको जल्द से जल्द ढूंढें। लेकिन उसके लिए देखो कई बार क्या करते हैं कि ऐसा भी होता है कि कोई हेलीकॉप्टर हायर कर रहा है। यहाँ पर जितने भी जो भी सर्च ऑपरेशन है वो ग्राउंड सर्च सक्सेस है, हेलीकॉप्टर से सक्सेस नहीं है। कभी ऐसा होता कि हम 1-1 हफ्ता हेलीकॉप्टर से ही ढूंढ रहे हैं, 3-4 दिन तक हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिलता, क्योंकि हम तो जैसे फैमिली बोलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा ना, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड को सर्च करेंगे तो वो ग्राउंड पे मिलेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर के सर्च करने के से कुछ नहीं मिला तो कुछ दिन के बाद जो ना उनकी बॉडी मिल जाती है। अब उन जो बॉडी है उनको लाना और उसके साथ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। दिखती बात है ये तो, इतने अनसुनसान जगह में अगर हम रेस्क्यू करने जा रहे, दिन है रात है और सिर्फ एक बॉडी मिलती है, और ऐसी ऐसी बॉडी मिलती है कि अगर बॉडी को पकड़े तो उंगलियां ही अंदर घुस जाती हैं, जैसे जूस बॉडी का जूस बाहर निकलता है उतना पानी। खाना खाने तक मुश्किल हो जाती है, और जब वो सीन सामने आता तो कुछ समय तक जो ना, जब भी कोई भी ऑपरेशन रहता कुछ समय तक जो ना मेंटली हालत ठीक नहीं होती है। और कई बार ऐसा हो कि किसी को जिंदा तो बचाया, लेकिन मेडिकल की वजह से रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जिससे हमारा भी दिल टूट जाता कि हमने कोशिश की है किसी को बचाने के लिए, कहीं वाहन का प्रावधान नहीं है, कहीं इक्विपमेंट की भी कमी है, कहीं मेडिकल की कमी होती है। एक स्टोरी थी आपने बताई एक सिटी वाली पिछली बार, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप इस बार बताएं। पिछली बार थोड़ा जल्दी में हुआ था, क्या था वो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा डिटेल में बताएं। शुरू से लास्ट तक तो पहले तो मैंने उतना ये हुआ क्या था, इसमें था क्या, कहाँ गए थे आप? मैं गया था जी पार्वती वैली के ही साराउमगा पास पे और खीरगंगा। मेरा जो मिशन था वो ये था कि मुझे जो इंसान जो शख्स गुम था उसका कुछ भी मिलना चाहिए बिलोंगिंग्स, उसके कपड़े, जूते या उसका कोई इक्विपमेंट, कुछ भी इक्विपमेंट मिले उसका, या उसके हड्डी, या उतना डीप जाना था।
तो इसके लिए हम जो हमारी जो टीम थी, एक टीम निकल गई। जब हम पूरा सर्च करने के बाद हम सारा उमगा की तरफ निकले तो वहाँ पर हड्डियाँ मिली और आदमी का जो सिर है तो लगी आदमी का ही सिर है कि बंदर का भी हो सकता है, लंगूर का भी हो सकता है कि जंगलों में क्या लंगूर और बंदर और आदमी में इतना फर्क नहीं है, अगर तो जाए सिमिलर ही होता है ना, तो उसको भी पहचाना जाता है। तो लगा कि ये इंसान की हड्डियां हैं और इंसान का ही सिर है। तो उसको हमने वापस लाया। जब हमने वापस उसको, अच्छा वो हड्डियां मिली तो इसका मतलब तो वो तो बहुत पुराना रहा होगा कि अगर हड्डियां ही बची है उसकी तो। वो बहुत पुराना था। जब डीएनए टेस्ट हुआ था वो बता रहे थे कि ये कोई 20 साल या 21 साल पहले ग्लेशियर में दबने के कारण जो ना मौत हो गई थी। अच्छा, और उसका मिला नहीं होगा कुछ? उनका कुछ नहीं मिला। फिर उसको जब लाया तो लाते हुआ हमारे रास्ते में भी रुकना पड़ा। तो रास्ते में जब रुकना पड़ा तो अब जो मॉन्सून को तो अपने साथ रखना है, तो उस समय तो कुछ डर तो लगा था, लेकिन उतना डर नहीं लगा था। लेकिन बाद में जब 10-15 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जो है ना, कुछ अलग फील हो रहा था मेरे को। तो मैंने अपने परिवार को भी बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। किस वजह से हो रहा था ये? तो ये मेरे को लग रहा था उसी कंकाल की वजह से था। या वो अपने साथ ही रखा था ना अपने? वो अपने साथ ही, उसको अपने साथ ही बैग में डाल के उठा के भी लाना है। खुद मैंने उठाया भी और खुद मैंने अपने साथ सुलाना भी है। अच्छा। अपने ही टेंट के अंदर सुलाना उस कंकाल को। तो फिर जब मैंने फैमिली को बोला तो फैमिली ने मुझे ये कहा कि यार तू हमेशा जंगलों में रात को दिन को चला रहता है, तेरा कोई समय नहीं होता। तो हमेशा समझा कर, हर चीज़ का समय होता है। रात और दिन में जो ना कई ऐसी जगह है जहाँ पर रात के समय या सुबह सुबह के समय जहाँ रात होते हुए नहीं जाते। कई ऐसी जगह है जहाँ पर शोर शराबा नहीं करना है। लेकिन हम लोग तो शोर शराबा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम सीखना तो पड़ेगा, आवाज़ें तो देनी पड़ेगी। जो गुम हो गया उसके, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे मिड रात हो, जहाँ हम जा रहे हैं सिटी या आवाज़ तो देनी ही पड़ेगी। तो पहाड़ों में भी जैसे जोगणी होती है, देवी देवताओं का वास है, तो वो जोगणी भी फंस जाती है कभी। तो परिवार ने यही बोला कि तेरे को यही है कि रात दिन को जाता रहता तो कुछ ना कुछ यही देवी देवताओं का ही होगा। तो उन्होंने देवी देवताओं के पास ही मेरे को ले गया और कुछ वहाँ से आशीर्वाद मिला। तो उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसके बाद जो मेरे कुछ समय के बाद सीटियाँ बजनी शुरू हो गई मेरे कान में। किस तरीके की सीटियाँ थी? वो सीटी प्रॉपर जैसे ऐसी जोर इससे से? भी जोर से। अच्छा। फुल पावर, जिससे कि मेरा कान में ऐसा करूं। अच्छा। जिसे मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ में बैठा हो, जैसे इस कान में हो रही थी। मेरे को लगा कि आपने तो, मैं आपके साथ गुस्सा कर रहा हूँ कि भाई तू क्यों कर रहा है। अब मेरे को पता कि भाई ने आज तक मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया, क्यों करेगा ऐसा। तो आप बोलते कि मैंने तो किया नहीं भाई, मैंने तो कोई सीटी नहीं मारी। लेकिन फिर मेरे को वो सीटी बजती सुनाई दे रही हर 2-3-5 मिनट के बाद। और दिन में मेरे को कम से कम 5-7 बार वो खजल करती थी सोने। कभी तो मैं सोया होता था, बिस्तरे में भी सीटी बजती थी तो मेरे को उठना पड़ता था। तो मेरा किसी को भी ये सीटी नहीं सुनाई दी। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ही हमेशा रहता था रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो उसको वो पहली बार वो सीटी सुनाई दी थी। अच्छा। और जब उसको वो पहली बार सीटी सुनाई दी तो उसने मेरी फैमिली को बताया कि नहीं मेरे को सीटी सुनाई दी। तो फिर भी मेरे परिवार ने बोला कि नहीं नहीं तुम दोनों एक ही है। मैं लोगों कैसे ही बोला कि सीटी, हम लोगों को तो सीटी कोई सुनाई नहीं देती है। बहुत अचानक कोई 2-2.5-3 साल के बाद जब वो अचानक शाम को एक रात को बीबी को भी सीटी सुनाई दी। जब बीबी को सीटी सुनाई दी तो तब बीबी ने भी कहा कि नहीं सही बात है। और उसके बाद तो पूरे परिवार को ही सुनाई देने लगी। फिर बजती किस टाइम थी वो, या कोई टाइम ही नहीं है। जैसे मैं कहीं भी बैठा होगा, अब चलते चलते कुछ नहीं मेरे को होगा। अब कहीं बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, कोई बातचीत कर रहा हूँ, इस दौरान मेरे को खजल करेगा। क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि मैंने उस कंकाल को वहाँ से लाया है, उसको लाने के बाद मैंने उसकी कोई केयर नहीं की थी, क्योंकि वो तो पुलिस का काम था। मैंने तो पुलिस के कंकाल को पुलिस के हैंड ओवर किया था। तो उसके बाद मैंने खुद जाके वो मेरे को लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे उस कंकाल के बारे में हर कुछ
मालूम करना कौन था, क्या उसकी फैमिली से संपर्क हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मुझे बताया गया कि उसके बाद जब मैं गया और मैंने इन्वेस्टिगेशन जब के बारे में पूछा तो मुझे कहा गया कि ये 20-21 साल पहले कोई 26 साल की लड़की थी जो ट्रैक पर गई थी, जो गिर गई थी। अच्छा, लड़की और एवलांच में लेडीज थी और कोलंबियन कराया उन्होंने, कोलंबिया की थी। ये सारी चीज़ें कैसे पता लग जाती फॉरेंसिक में? फॉरेंसिक में DNA टेस्ट या फॉरेंसिक जो मुझे बताया गया, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। अब मेरा काम है सर्च करने के बाद अगर उसको मेडिकल की जरूरत है तो डॉक्टर देखेगा उसका। अगर कोई ज़्यादा ही कोई क्रिमिनल केस है या कुछ लड़ाई झगड़े का अगर कोई बोलता कि किसी के ऊपर शक है या कुछ है तो वो पुलिस ही संभालेगी, नहीं उनका काम रहता है वो। मेरा काम तो किसी को सर्च करके रेस्क्यू करके लाना, किसी को बचा के लाना, उसके बाद फिर मेडिकल ट्रीटमेंट और पुलिस। फिर वो सिटी वाला कब तक चला था और उसके जो वो 2-3 साल तक काफ़ी चला मेरे साथ। बहुत खजल किया था उस सिटी ने मेरे को। ऐसा ही कोई और इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ इसमें कोई? ये छोटे मोटे तो ऐसे भी होते रहते हैं। जैसे आपको पता है जब सोते हैं तो कभी मुंह पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं देवते का हाकम हूँ और मेरे ऊपर माँ माई भोलेनाथ और जमदू ऋषि का पूरा आशीर्वाद है जो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और जो भी ये बैड एनर्जी है वो मेरे से दूर भाग जाती है। और कोई अपनी रेस्क्यू की आप इतने सालों में हुई? इससे पहले कई बार आप पहाड़ियों में, बर्फ़ वाली पहाड़ियों में कभी गए होंगे, वहाँ पर कोई फंसा होगा या कोई फॉरेनर या इंडियन भी फंसते हैं, इंडियन भी मिलते हैं? बिल्कुल। अब तो ज़्यादातर इंडियन ही गुम हो रहे हैं। अच्छा। ऐसे भी कई ऑपरेशन हुए हैं स्नो के ऊपर से। स्नो वाला कोई बता दो। स्नो के ऊपर से स्नो स्टेप देखे जाते हैं। ऐसे मिशन किए कि स्नो स्टेप देखने के बाद हमें लोकेशन भेजी गई तो हम स्नो के ऊपर से स्टेप देखते हुए उस लोकेशन तक पहुँचे। जब लोकेशन तक पहुँचे तो देखा तो उस लोकेशन से तो मूव किया हुआ है। अगर मूव किया हुआ है तो फिर हम लोग तो गए हैं, लेकिन हर चीज़ तो हमारे पास नहीं है ना। हम खाने पीने का सामान लेके तो नहीं गए हैं ना, किसी प्लान से तो नहीं गया कि हमें इतने दिन बाहर रहना है। हमें तो उस जगह पर जाके सर्च करके वापिस आना कुछ घंटे जाना है, सर्वाइव करना और वापिस आना है। जब हम उस मकसद तक पहुंचते तो वहाँ से अगर वो लोग अगर मूव होते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। फिर हमें ब्रेक लेना पड़ता है और थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि किस तरीके से जो है ना उनको ढूंढा जाए और रेस्क्यू किया जाए। अगर हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होगी तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। कभी खुद पर भी, आपकी खुद की जान पर भी आई कभी बात ऐसी कि लगा कि आज तो मेरा भी काम होने वाला है? वो तो हर मिशन में यही है कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे पता कि मेरी मौत मेरे साथ में है। अब जैसे भी बोला जाए, अब जो पार्वती घाटी या मलाना घाटी है इसको एक नशे के तौर पर भी फेमस किया गया है। अब जो टूरिस्ट यहाँ गुम हो जाता है, क्या बोलते हैं, नशा करके गुम हो गया जी। ऐसा नहीं है, इंसान नशा करके ही नहीं गुम होता। अब जैसे कि हम लोग भी जब किसी को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमारा काम है लोगों उसको जिंदा ढूंढना। लेकिन कभी वो जिंदा नहीं, कहीं डेड पड़ा हुआ मिलता है, कहीं वो बैठा हुआ मिलता है, लेकिन डेड है लेकिन आराम से बैठा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ों में देवी देवताओं का वास है ना, कई प्रकार की एनर्जी है ना यहाँ पे। जैसे उस भाई ने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया ना उसने भी। तो कई लोग पहाड़ों में गिरे हैं, पड़े हैं, मर रहे हैं, कहीं आज तक मिले ही नहीं है। उनकी चीखें, उनकी पुकारें और उनके जो क्या बोलते बैड एनर्जी बोलेंगे ना, वो हर चीज़ जो है ना कभी किसी के ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कोई कभी टूरिस्ट चला जाता है। अब एक बार ऐसा हो कि कई बार ऐसा होता, लेकिन एक बार जब मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी की कि लोग बोलते कि नशा करके। अब जो एक लड़का था, तो जब उसके पेरेंट्स से बात हुई तो वो बोलते थे कि ये बोलता था कि मुझे कहीं पानी के अंदर जाके तपस्या करनी है। अच्छा। अब उसकी सोच थी ना कि मुझे कहीं पानी में जाके तपस्या करनी है, तो वो जो अकेला तो उसको भेज नहीं सकते थे। लेकिन वो आया, जब वो आया यहाँ पर पहाड़ों में घूमने के लिए,
तो उसके दिमाग में शायद यही था कि मैंने कहीं पहाड़ों में जाके तपस्या करनी है या कुछ कहीं बैठना है, साधना करनी है कुछ, या साधना करनी है। तो वो अपना रूम छोड़ के दिन को निकल जाता चल। हाँ। जैसे वो निकलता है नेचर में, पहाड़ों में, तो वो वापस नहीं आता है। अच्छा। फिर उसके 2 दिन के बाद जो है ना हमें इन्फॉर्म किया जाता है, 1 या 2 दिन के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा ऐसा ये लड़का है जो वहाँ से गायब है। तो पेरेंट्स भी आते हैं। तो जब पेरेंट्स से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो क्या, वो पेरेंट्स को तो पूछना पड़ेगा ना, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या वो नशा करता था या नहीं करता था। हर चीज़ के बारे में जानना। तो पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, कुछ भी नहीं करता ऐसा। जब वो कुछ भी नहीं करता तो कैसे गुम हो सकता है। तो यही हो सकता है, या पहाड़ों में जो ना एनर्जी भी है, कई प्रकार के अभी देवी देवताओं का वास भी है। ये नहीं कि वो देवी देवता, उसको देवी देवता कभी मारते नहीं है, वो बचाते हैं। वो सिर्फ साइन देते हैं कि आपको सुधरना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको तो ये पता नहीं होता है ना, वो तो घूमने के लिए जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही जब उसका सर्च ऑपरेशन चला तो उसके सर्च ऑपरेशन में क्या मिला मेरे को, सबसे पहले उसके जूते मिलते हैं मेरे को कहीं पानी के पास। फिर आगे आगे चलते चलते उसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब हम गए तो आगे जाके हमें उसकी कैप मिलती है। अच्छा। फिर थोड़ा सा स्नो पैचेस है, फिर स्नो पैचेस के ऊपर वो नंगे पैर के निशान है, उसके नंगे पैर गया है। उसके आगे जैसे जाके उसके कोई पैंट मिलती है या कोई टोपी मिल रही है, कोई घड़ी मिल रही है, जैसे कि वो छोड़ के जा रहा है निशानी कि मैं इस रास्ते से गया हूँ। तो लास्ट में जाके जो है ना उसको जो है ना हमने शायद 1 महीने के बाद ही मिल पाया वो पानी के नाले में। और पानी के जहाँ ऊपर से वाटर फ्लो है, छोटा सा नाला है, पानी बह रहा है फुहारे की तरह, और उसके नीचे बैठा हुआ है तपस्या करने। जिंदा था? डेड था। डेड था? और प्रॉपर बैठा हुआ वो पानी के अंदर। और जब देखा तो उसका जो टैटू था, टैटू से पहचाना कि ये टैटू जो है उसका है। और शक्ल वगैरह उसकी? शक्ल तो थोड़ी पहचानने काबिल थी, लेकिन इतना क्लियर नहीं दिख रहा था शक्ल। लेकिन जो उसका टैटू था, टैटू से बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। पानी ऊपर से बह ही रहा था उसके ऊपर? हाँ जी, पानी बह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है बैठे बैठे ही? यंग लड़का था? बिल्कुल, मैं कल 25-26 साल का लड़का था। अच्छा, तो फिर बताओ। उसके पेरेंट्स भी आए। अब 1 महीना उनको ढूंढने के लिए लगा, बहुत सारे लोगों को सर्च पे लगाया किया, वहाँ के लोकल लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, गांव वालों ने, तब जाके जो है ना वो मिल पाया। तो उससे ये नहीं है कि वो नशा ही करते हैं, नशा नहीं करते हैं। अब कईयों की कोई सोच होती है, वो अपने दिमाग से आता कि वो पहाड़ों में आके यहाँ की जो एनर्जी है वो अलग है, पीसफुल है, शांति है, बंदा डीप नहीं सोचना चाहिए आदमी को, इंसान को। फिर उसको वो मिला, फिर उसके आगे क्या हुआ पूरा बताओ इसको। फिर उसके आगे उसकी बॉडी को फिर उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया। और उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर करने के बाद जब वो बॉडी को ले गए, उसके बाद अब जो पेरेंट्स हैं उनको उसका डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया। फिर मैं किसी काम से ऐसे भी दिल्ली जा रहा था, किसी काम के सिलसिले से, तो फिर मैंने किसी फ्रेंड को पकड़ा दिया उसका डेथ सर्टिफिकेट, और ताकि उसके फैमिली तक पहुंच जाए। तो वहाँ पर पहुँचाया। तो जब उसके बाद मैंने उनको जब वो डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ दिया, क्लियर है कि उनका बच्चा है, मर गया है, उनको पता है कि वो खुद आ नहीं सकते हैं। जब पंचायत को पता कि यहाँ से क्लियर है कि वही आदमी था, उसके पिताजी ने उसको आइडेंटिफाइड किया कि ये मेरा ही बच्चा है। तो लास्ट में बात आती है, मैंने तो आपको बोला मैं तो निस्वार्थ सेवा करने वाला है, लेकिन उसके साथ जो कुछ एक लड़के जो थे, जो टीम के थे, बच्चे थे, जिनको 500-700 हज़ार रुपये जो दिन के हिसाब से जो फादर को देना था वो दे सकता था ना। तो जब मैंने उसके फादर से बात की कि सर मैं तो आपको बोला कि मैं निस्वार्थ सेवा करने वाला हूँ, आपको ही पता है, और आपको ये भी पता है कि आपके कहने के ऊपर ही इतने बच्चों को जो ना सर्च पे लगाया गया था, तो इनका थोड़ा पूरा खर्चा पानी जो भी होता है दे सकते हैं आप, तो दे दीजिए। तो पापा का यही कहना था, ये तो मेरा बेटा ही नहीं था।
एक इंसान जिसको मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके पास तक पहुंचा के दिए, बंदा बोलता कि मेरा तो वो बेटा ही नहीं था। अच्छा। मैं तो वो एक्सेप्ट करना, आपने अच्छा काम किया, मैंने भी क्रिया कर्म किया, मैंने भी एक अच्छा काम किया है। तो वो जो बॉडी थी वो उस समय वो ले गए थे फिर वो? बिल्कुल बॉडी ले गए। किस हालत में थी बॉडी फिर वो? बॉडी तो पानी के अंदर है। पानी के बीच में बैठा था वो? पानी के बीच में थोड़ी सी तो आपको पता फुली हुई होती है और थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ठीक थी बॉडी। बॉडी को ले गया, पापा खुद आया बॉडी आइडेंटिफाइड करने। खुद उन्होंने बॉडी आइडेंटिफाइड की, खुद वो बॉडी को यहाँ से ले गया। उसके बाद उन्होंने मेरी मदद मांगी, क्या नहीं, अब हो गया डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था इसका। तो मैं सोचा चल अभी दुख में तो अपने आप बात करेंगे। जब डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ दिया तो उसके बाद मैं सोचा कि चल मैं एक बार बोल दूं सर को कि सर जो बच्चे हैं उनको तो आपने इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं दिया। तो उनका सीधा कहना था कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, उसको ढूंढा, और मैंने भी अच्छा काम किया कि मैंने इसके क्रियाकर्म किए। बच्चा तो ये मेरा भी नहीं था, ना ये आपका कोई रिश्तेदार था। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे जो काम करेंगे वो पैसे के लिए काम करेंगे। अगर कोई उनको देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। ठीक, उनके पास भी तो परिवार पालने को है ना, हमारे पास भी तो परिवार पालने को है ना। और भी कभी कोई मिला ऐसे आपको कि जो जिंदा बच ही नहीं पाया हो? अब बहुत सारे ऐसे अगर जिसको तो जो तो तुरंत बताते हैं कि जैसे आज कोई गुम हो गया या कहीं तो जिंदा गिरा पड़ा, जिंदा कहीं ना कहीं से मिल जाता है, उसको हम जिंदा लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी किसी न किसी कमी की वजह से रास्ते में दम तोड़ देते हैं। वो भी दुख होता हम लोगों को लिए। और कभी किसी को हमने सेफ पहुंचाया तो पूरे बच भी जाते हैं। और कभी कोई स्पॉट के ऊपर ही डेड है। कभी कोई ऐसा है कि वो मिलते ही नहीं, ऐसी जगह पे होते कि जहाँ पर उनको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, मिशन छोड़ना पड़ते हैं। फिर जो लोकल लोग हैं, जो जहाँ के जो लेडीज़ें होती है ज़्यादातर जो घास को जाती हैं या लकड़ी काटने जाती है या जंगलों में गाय भेड़ बकरियाँ लेके जाती है, तो उनको कभी कुछ ना कुछ दिखाई देता तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते। तो फिर जाके जब जाते हैं पुलिस के साथ देखते हैं तो कोई गिरा पड़ा है, कोई पीसीज में है, हड्डियाँ कटी कर लानी पड़ रही है। अब ट्रैकिंग के लिए जब निकले हैं ना, तो अब वो शहरों के रहने वाले हैं। अब पहाड़ों में तो उनको पता है कि पहाड़ों में किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पर आके अगर वो किसी लोकल गाइड को, स्थानीय गाइड को पकड़ते हैं या किसी लोकल से जानकारी लेते हैं कि कैसे हमने जाना है और क्या चीज़ें साथ में ले जानी है। मेन तो ये रहता कि जो भी ट्रैकर होगा उसको बेसिक चीज़ों को जानकारी बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि अगर ट्रैकिंग के दौरान कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई दिक्कतें आ जाती है। सर्वाइव करना आना चाहिए, हर चीज़ को सर्वाइव करना आना चाहिए। तो ऐसे ही जो ये ट्रैकर थे ये निकल गया ट्रैक पे। तो इनका मेन मकसद था मलाना गांव, कि इनको मलाना गांव पहुंचना है। तो ये मलाना गांव के लिए भी एक रास्ता नहीं है, यहाँ पर हर जगह जाने के लिए कई रास्ते हैं। अगर कोई मलाना जाना चाहता है वो मनाली से भी आ सकता है, वो नगर से भी आ सकता है, वो कुल्लू से भी आ सकता है, वो जरी से भी आ सकता है, वो भुंतर से भी आ सकता है, वो कसोल से भी आ सकता है, वो तोश मणिकर्ण से भी आ सकता है। हर जगह से रास्ता है मणिकर्ण के लिए, मलाना के लिए, हर जगह के लिए। ऐसा नहीं तो वैसा ही उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि हमने इस रास्ते से जो है ना मलाना जाना है। ये क्या बंदर की आवाज़ है? चाहे बंदर है या बकरी, बकरे? ये बंदर है। ऐसे करते बंदर है? अजीब आवाज। कुछ और है ये जानवर। बोनबरा है। बोनबरा? बोनबरा मतलब? बोनबरा है। देखो कैमरा ऑन करो भाइयों। यहाँ नीचे साइड का ही है। कैमरा ऑन करो। यहाँ चलो, नीचे चलो, हैं? दिखेगा यहाँ, इधर दिखेगा। बंदर ही यार भाई है कि कुछ और है? शायद बंदरों को देख के चीख रहा कोई और जानवर। हाँ। बंदर तो ऐसे करते नहीं, क्षय करते हैं बंदर तो।
नहीं करेगा। हाँ हाँ। जो दूसरा था वो कोई और जानवर था। जो चीज थी वो भाग्य होनी, क्योंकि बंदर की आवाज हो नहीं सकती है। बंदर को देख के कोई और जानवर था। हाँ। आपने क्या बोला था, वर्ण क्या? वनबरा। वर्ण क्या होता है? वनबरा होता है, ये होता है जंगलों में दिल्ली की तरह बड़ा। अच्छा, शेर टाइप, बाघ टाइप। बड़ा की तरह। हाँ कई बार ऐसा होता है कि सब चल रहे हैं ना, हाँ या सामने मेरे को दिखाई देगा कि मेरे आगे पत्थर मारा, हाँ और पत्थर मेरे को दिखाई दिया, जैसे ये लग रहा मेरे को पत्थर मारा हाँ ऊपर से, मेरे को दिखाई दिया ये पत्थर, हाँ। ठीक है, लेकिन ये कहाँ गया ये पत्थर अच्छा। पता ही नहीं लगता है। ऐसी एनर्जियां हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं होगा, कुछ नहीं, वो एक ऐसी चीज होगी जो मेरे को डरा रही है, जो बोल नहीं सकता। नहीं, इनके ऊपर अगर हम टैग करेंगे तो करेगा ही ना टैग। अब आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक दूसरे तो नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जानवर का, अगर जा रहा है, अगर जानवर को हम पत्थर नहीं मारेंगे या उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे वो डरेगा ना, वो तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है ना। कभी आप पर अटैक वगैरह? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने देखे भालू के पंजे देखे और खोदा हुआ देखा, फ्रेश भालू गया हुआ देखा हमने कि ये रास्ते से भालू गया तो उस रास्ते को नहीं फॉलो करना भाई। पता है हमारे को किस रास्ते से भालू गया तो क्यों जाएंगे हम। आज के डेट में जितना भी है सब सोशल मीडिया है। बच्चे जो है देख रहे हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे या हाँ जी यहाँ पर जाया जाता है, इधर से जाओ उधर से जाओ, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसे ये गए, इनके पास कुछ भी नहीं था, इनका मकसद यही था कि हम रात को मलाना पहुंच जाएंगे गांव में, कि जबकि इनको ये पता नहीं कि वेदर कभी भी ख़राब हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये निकले तो इनको रात हो गई, जब रात हो गई तो रास्ते का भी पता नहीं है, तो ये भटक गया। और जब भटक गया तो ये एक जगह, ऐसी जगह पे फंसे जहाँ से ये ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। अच्छा। आगे खाई थी और पीछे बर्फ है। तो ये वहीं पर रुके। अब वहाँ पर रुकने के लिए क्या किया, अब दो तीन लोग थे, वो तो थोड़े एक्टिव रहे, वो बिल्कुल लेटे नहीं, थके हुए थे, लेकिन वो चलते रहे, इधर उधर घूमते रहे। लेकिन उतना घूमने से अगर लकड़ियाँ इकट्ठे की होती, अगर आग जलाई होती, जंगल था, तो सब लोग बच पाते। लेकिन उसमें से दो लोग जो ज़्यादा थके हुए थे वो रेस्ट करने के लिए बैठ गए। अब जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए बैठे तो वो थके हुए थे तो उनको नींद आ गई। तो नींद आ गई तो नींद के ऊपर उनको ठंड महसूस नहीं हुई, वो अकड़ गया वैसे ही। तो हम लोग जो है यहाँ से कोई 7 बजे के करीब हमारे को कॉल आई थी, और वो तो हम 7 बजे यहाँ से निकले, तो पुलिस भी साथ में थी, मेरी टीम भी साथ में थी, फायर फाइटर भी साथ में थे। तो जो हमें लोकेशन दी गई थी, हम उस लोकेशन पर जो है 2 बजे के आसपास पहुँच गए थे। अब जहाँ पर वो उन्होंने हमारे को लोकेशन भेजी थी, उस लोकेशन से वो काफ़ी आगे निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने जाने की कोशिश की, और वो जो है ना वहाँ पर ऐसी जगह फंसे थे जहाँ से वो आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो ये पता कैसे लगता है आपको कि वो लोग उसी पॉइंट पर है? लोकेशन कैसे मिलती है? कभी जो है ना, जैसे उनके पास फ़ोन रहते हैं तो फ़ोन से जो है वो अपनी लोकेशन भेजते हैं। अब वो जब वो अपनी लोकेशन भेजते तो हमें पता चलता कि किस जगह पे है। अच्छा। कि हमने जो है इन यहाँ के पहाड़ियों की, जंगलों की, जैसे बालों में कंघी करते हैं वैसी कंघी की हुई हर जगह की। अच्छा। तो हम लोग 2 बजे 1:30 बजे के करीब सुबह वहाँ पर पहुँचे उस पॉइंट पे। ऊपर से बारिश भी बहुत भयानक लगी हुई थी, और फिर जाके जब उस पॉइंट पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाज़ें की कुछ भी नहीं है, आग देखने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है, ना आग नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वो मलाना के दूसरी तरफ को पहाड़ी में थी, तो फिर हम 2 बजे वहाँ से वापस आए, फिर हम मलाना गांव में पहुँचे, और मलाना गांव में पहुँच के हमने वहाँ से उनका देखने की कोशिश की कि कहाँ पर आग है या धुआं है, लेकिन कुछ भी उन लोगों ने आग नहीं जलाई थी। अगर उन लोगों ने आग भी जलाई होती तो वो सिग्नल होता कि प्रॉपर इस जगह पे है, तो हमने इसको उठा के लाना है। तो 7 बजे देखा तो उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो फिर हमने 7 बजे जाके फिर हम दोबारा से उसी पॉइंट पर गए, और वहाँ पर जाके जो है ना उनको दूसरे दिन दोपहर तक हमने ढूंढ निकाला। कैसे ढूंढा, वो थोड़ा डिटेलिंग बताओ इसमें। वो जब गए तो हमारी जो टीम है वो, जैसे मैंने बोला कि हम पहाड़ों जैसे बालों में कंघी करते हैं वैसी कंघी करनी पड़ती है, तो अपनी टीम को जो है ना चारों तरफ बिखेर दिया रास्ते से। जो मेन रास्ता, रास्ते के लेफ्ट राइट 4-5 आदमी लेफ्ट में, 4-5 आदमी राइट में भेज के वहाँ से ऊपर को कॉमिंग शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो देखा कि वो चुपचाप पड़े हुए हैं, और जो वो हिल जुल रहे थे, जो वो इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी बात करने
ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे। अगर हम आवाज़ देंगे तो उनकी आवाज़ कितनी निकलेगी। यहाँ से 10 मीटर ही सुन सकता, 5-10 मीटर आदमी सुन सकता, उससे ज़्यादा सुन नहीं सकता है। वो भी क्योंकि पहाड़ी में थे तब वो थोड़ी सी आवाज़ गूंजती थी तब, अदरवाइज उनके अंदर तो एनर्जी नहीं थी कि वो क्या बात कर हालत थी सकते थे। उनकी, क्या दिख रही थी आपको हालत उनकी? उनकी हाथ बहुत भयानक थी। अब जैसे जो 2 थे वो तो ऐसे थे कि वो तो बस ऐसे खड़े होते थे, बस उनके तो हाथ भी सीधे नहीं हो रहे थे। उनको बड़ी मुश्किल से फिर हमने उनको मसाज करके फिर उनके बड़ी मुश्किल कपड़े उतार, आग जला के फिर कपड़े उतार के अपने कपड़े उनके ऊपर लगाए, फिर थोड़ा सा वो ठीक हो गए। जब वो थोड़ा सा ठीक हो गए फिर हमने उनको हॉस्पिटल लाने की कोशिश की। जब हॉस्पिटल लाने की कोशिश की तो एक तो रास्ते में पहुंच गया, रास्ते जैसे ही रोड में पहुंच गया, गाड़ी में डालना था तो उसने दम तोड़ दिया गाड़ी के अंदर ही। तो फिर एक और था जिसको हमने नियर बाई हॉस्पिटल लगभग पहुंच चुके थे, 3-4 किलोमीटर रह गया था हॉस्पिटल, दूसरे ने वहाँ पर तो दम तोड़ दिया। जो बाकी के जो 3 थे उनको फिर चला कर फिर हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट दी, सब कुछ किया, लेकिन 3 लोग बच गए। आपको क्या लगता है इसमें क्या गलतियां उन्होंने की होगी ऐसी वहाँ पर? सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उनके पास देखो माचिस लाइटर था, आग जलानी बहुत ज़रूरी थी। वो उन्होंने कोशिश की आग जलाने की, लेकिन आग जलाने के साथ साथ अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये लोग जो चीज़ें करते हैं ना, ये ऐसे पागलपन क्यों करते हैं? कैसा? कि अब उनको पता है बच्चों को उनके पास कपड़े लगाने के लिए नहीं है, तो वो जबकि वहाँ पर जंगल है, भरे जंगल में काफ़ी लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए, तो वो क्यों कपड़े जला रहे हैं? अच्छा, कपड़े जलाए उन्होंने। अब उनके पास एक एक टी शर्टें ही हैं, वो टी शर्टें ही नाक के लिए जला दी तो क्या लगाएंगे वो? आग जलाना जरूरी था, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। नंबर 3, उनको ना ट्रैकिंग एक्सपीरियंस का पता है कि ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, ट्रैकिंग में कितनी सारी मुश्किलें आती है और उन मुश्किलों का सामना कैसे करना है वो भी नहीं पता। ना उनके पास लोकल गाइड था और ना उन लोगों के पास उतनी हिम्मत थी। अगर हिम्मत होती तो भी मैं मानता तो बच जाते। जिस कारण से उनका ये हो गया ना, अपनी वजह से, अपनी गलती से। कोई पानी वाला रेस्क्यू भी आपने किया है? पानी में कोई डूबा हो? बिल्कुल, बताइए ज़रा अगर कोई है तो। पानी में तो ऐसे मिशन किए कि जहाँ पर कई बार बॉडी 6 महीने के, अगर जब बॉडी मिल, या तो इस नदी में बॉडी मिलती ही नहीं है, अगर मिली तो 6 महीने के बाद भी मिलती है। मैं 6 महीने के बाद भी बॉडी ढूंढी है, यहाँ पर मिली है। अब जब नहीं मिलनी होगी तो पूरे के पूरे गांव जाते हैं ढूंढने के लिए, नहीं मिलती है। यहाँ के लोकल लोग भी गांव में लोकल जो गिरे हुए हैं उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। जब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर जिसने मिलना वो 6 महीने के बाद ही मिलेगा, और 6 महीने के बाद भी बॉडी बिल्कुल साफ मिलेगी। आप दिखने में साफ है, लेकिन जब आप पकड़ेंगे तो वो सारी गली सड़ी होती थी कि पूरी उंगलियां ही अंदर जाती थी बॉडी के अंदर, जहाँ से पकड़ेगा पूरा पीस। तो उनको जो ना फिर कपड़े के अंदर डाल के फिर उठा के सेफ्टी से, हाथ तो लगा ही नहीं सकते हैं, जहाँ हाथ लगाएंगे वो पूरा मांस ही बाहर आएगा, जूस ही निकलेगा उसका। कोई है आपको रिसेंट कोई या कभी ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपने पानी से रेस्क्यू किया हो? बिल्कुल, वो कुछ है याद तो बिल्कुल, जिंदा निकाला लोगों को। जिंदा? बिल्कुल, जिंदा भी निकाला है। बताओ ज़रा कोई ऐसा किस्सा है आपके पास तो अपना। एक बार एक इजरायली था जो नदी के पास गया। अब कई गलती थे, नदी के पास गया तो उसने देखा कि पानी है, चल मैं ट्रैक करते हुए नदी है, तो मैं नदी के पास जाके थोड़ा नीचे उतर गया तो पानी मारता हूँ मुँह में। जैसे उसने पानी मारने की कोशिश की तो उसको धक्का आ गया और वो गिर गया। जैसे वो गिर गया तो तुरंत किसी ने देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मेरे को भी इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। उसके तो किस्मत अच्छे थे कि जो नदी थी वो आगे से डाइवर्ट होती थी 2 जगह से। एक जगह से ज़्यादा पानी जा रहा था, एक जगह से कम पानी जा रहा था। अच्छा। और वो जो बनता वो भी एक्सपर्ट था, इजरायली था, तो वो स्विम करके जैसे कैसे करके वो कम वाले पानी में निकल गया। ये लो जी। आपने की भाई? नहीं, ये सिर्फ नींबू वाली चाय है। ये वो लग रहा है लेकिन आपका गाढ़ा सा। ये कौन? ब्लैक टी है। ये ब्लैक टी है और ये लेमन टी है। लेमन टी है। तो प्लीज़
कुछ गलत ना समझे, ये सिर्फ ऐसा कि ठंडा है। तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? उसने क्या स्विम किया था? कैसे पानी में? कम पानी में? तो वो फिर कम पानी में स्विम करके वो एक जगह फिर उसने पत्थर पकड़ के वो बैठ गया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने और पुलिस की टीम ने फिर हमने उसको बाहर निकाला पानी से, गर्म पानी से नहाया, तेल की मसाज की, 2 पैग रम के पिलाए, बंदा ठीक। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। थोड़े से स्क्रैच लगे थे, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने बचना होता वैसे बच जाते हैं, और जिसने नहीं बचना, आज तक इस पार्वती वैली में बहुत कम लोग बचे हैं, बाकी तो नहीं। जैसे ये पहाड़ है ना सामने दिख रहे हैं, तो इतने इतने ऊपर तक भी लोग पहुंच जाते हैं क्या? बिल्कुल। जो मैंने कंकाल लाया वो इसी पहाड़ी के पीछे से लाया है, ग्लेशियर के अंदर से। ग्लेशियर के अंदर से? बिल्कुल। पीछे ग्लेशियर है। हाँ। वो मेल्ट होके आगे पूरा लेक बना हुआ है, और ग्लेशियर और लेक के बिल्कुल बीच में वो कंकाल पड़ा हुआ था। अच्छा। जहाँ से मैंने लाया वो कंकाल। तो इतने ऊपर ऊपर लोग जाते कैसे, पहुंच कैसे जाते हैं? अब यहाँ की एनर्जी लोगों को खींच के ले जाती है। अब खुद सोचो, आप यहाँ पर आए ना, सुंदर लग रहा है यहाँ की नहीं लग रहा है? बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। क्या मन में ये नहीं कर रहा कि यार मैं वहाँ पहुँच के कैसा सुंदर होगा? हाँ। कर रहा ना मन कि वहाँ पहुँचना था, कैसा सुंदर होगा। हाँ। जितना जितना पीछे जाएंगे उतनी सुंदरता आकर्षित करती है इंसान को। हाँ। अब यहाँ पर है हम, डिफरेंट एनर्जी है ना, पड़ी ये वो कई टेंशन है। यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा शांति के लिए निकलेंगे, अलग एनर्जी है। थोड़ा सा अच्छा फिर सोचे यार क्यों ना थोड़ा सा आगे चले जाएं। तो ऐसा करके जो है ना बंदा खो जाता है यहाँ पर इन वादियों में। और खो के सुंदरता इतनी है कि नहीं, उनका मकसद खोने का नहीं, उनका मकसद ये है कि जो यहाँ का आनंद लेने आते हैं। वही मैं बोल रहा कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे को भी लगा भाई यहाँ से अगर सुंदर दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर जाके कैसे दिखेगा, हम थोड़ा सा और चले। वैसा ही इनका मकसद होता है कि हम थोड़ा सा और चले, थोड़ा सा और चले। ये नहीं पता होता इनको कि थोड़ा सा और चलना उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। हाँ। जब कसोल आए तो उनका मकसद है हमने तोश भी जाना है, हमने मलाना भी जाना है, हमने चौकी भी जाना है, हमने मनाली भी जाना है। एक एक्सीडेंट वाली बात भी आपने बताई थी, बस से एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हालत जो थी कैसे वो निकाला तो है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट। बहुत केसेस देखे, लेकिन जो वो एक्सीडेंट था वो सबसे भयानक देखा मेरी ज़िंदगी का। बताओ ज़रा क्या डिटेलिंग थी उसकी? वो एक पूरी बस थी जो गिर गई थी, और उस बस में जो सवारियाँ थी वो शायद 15-20 या इससे भी ज़्यादा बॉडियाँ जो है ना, मैं डिस्ट्रॉयड ही बोलूँ मैं, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सिर, किसी की आंतें निकली हुई है। बहुत भयानक जिसको बोल सकता हूँ मैं, जो कि देख भी नहीं सकते, देखना भी, लेकिन फिर भी वो काम करना ही पड़ेगा। जो हमारी ड्यूटी थी उसे करना ही पड़ेगा। उनको उनके जो बॉडी पार्ट है, चाहे जो मांस के पीसीज है, चाहे हड्डियों के पीसीज है, चाहे कुछ भी, उसको इकट्ठा करके जो है ना। हुआ कहाँ था ये एक्सीडेंट? ये हुआ था सरसाड़ी में। बस नदी में गिरी थी? बस गिरी थी नदी में, और बस का तो पार्ट तक नहीं मिले थे। अच्छा। कुछ एक लोग बच्चे थे, लेकिन जो बाकी के थे जो डेड थे, कुछ की बॉडियाँ भी नहीं मिली, कुछ जिसकी बॉडी मिली वो पीसीज में ही मिले। किसी का हाथ ही है, किसी का पैर का पंजा ही है। तो आपने फिर वो चीज़ आपने रेस्क्यू करके फिर वो पुलिस और आर्मी के साथ था। पुलिस थी, एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी, मेरी नेगी ब्रदर टीम 24/7 थी, तो सब लोग जो है काम में। अच्छा। अभी लेटेस्ट में कुछ हुआ है इस साल 2 साल के बीच में? लेटेस्ट तो बहुत हुआ भाई जी। 10 सन। अब क्या बोली, इस बार ज़्यादातर हुए जो मेंटली डिस्टर्ब थे ज़्यादातर। अच्छा। ऐसे भी कोई है जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो आएंगे तो फिर वो मेरे पास ही आएंगे रिहैब के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते पहले जो लड़की आई थी यहाँ पर, वो भी अपनी फैमिली को छोड़, क्योंकि कभी परिवार भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने परिवार को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा, लेकिन परिवार ने नहीं सुनी। तो वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो
हो जाता है, इंसान से कई गलतियाँ होती है। तो उनको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके साथ कुछ हो रहा है या थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है या कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है या कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस चीज़ से उनको बाहर निकलना है। तो वो खुद मेरे पास पहुंच जाते हैं। ऐसे एक लड़की पहुंची थी, उसने सिर्फ अपना फ़ोन उठाया, अपना चार्जर उठाया, टैक्सी की और पहुंच गई यहाँ पर। कहाँ से आई थी? बाहर से गई? बाहर से आई थी। अच्छा, फिर? इंडियन ही थी, लेकिन मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपके सामने ही कॉल आया था, देखो बात हुई थी। तो फिर जब वो यहाँ पर आई तो सबसे पहले मैंने उसको देखा ये तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मैंने सबसे पहले उसको कहा कि अपने पापा का नंबर दे दे भाई। उसने अपने पापा का नंबर दे। मैं कहा तेरी फैमिली में कौन है? उसने कहा मेरी मम्मा तो अभी 1 महीना पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो मेरे पापा ही है। तो मैंने पापा का नंबर मांगा, तो मैंने उसके पापा से बात की। तो मैंने उसके पापा को क्लियर बताया कि आपकी जो बेटी है वो यहाँ पर आई हुई है, शायद आप मेरा ये नाम है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको हम देखते रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको जानते हैं, तो आपके पास है तो हमें पूरा विश्वास है कि अच्छे हाथ में है, इसकी अच्छी देखभाल करना। तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा टेंशन नहीं है, इसकी देखभाल करो। और जो भी टैक्सी लेके आई थी, टैक्सी का किराया भी पापा ने दे दिया। उसके बाद यहाँ रही, खाया पिया रही, सब कुछ उसके पापा ने दे दिया। और उसके बाद वो 9 दिन लगे उसको, 9 दिन में वो बिल्कुल ओके फिट। तो आप क्या करते हो? थेरेपी देते हो? क्या करते हो? थेरेपी कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान के अंदर अब भाई जैसे हम अब ये चाय पी ना हमने, अब इसको निकालना तो पड़ेगा ना, कि अंदर ही रखेंगे हम इसको? निकालना तो पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। अगर हम इसको अंदर ही रखेंगे तो ये तो हमारे को गड़बड़ करेगा। वैसे इंसान के अंदर कई चीज़ें दिमाग में होती है जो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं, जो उसके दिमाग में जो ना वो बात घूम रही है और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहा है। तो उन लोगों को उस चैनल से दूसरे उस चैनल चेंज करना है उनका, जो उनकी सोच है उस सोच से डाइवर्ट करना है दूसरी सोच, और जो बहुत मुश्किल है। और इसमें ना इंसान को हम सिर्फ और सिर्फ हम अगर दे सकते हैं तो सिर्फ प्यार ही दे सकते हैं। उससे गुस्सा तो हम कर नहीं सकते। गुस्सा हम तभी करेंगे अगर वो ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो गुस्सा तभी करेंगे। सिर्फ उसको दिखाना है कि हमारे अंदर मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है। लेकिन इसको दिखाना है कि मैं जितना शांत हूँ, मैं इससे ज़्यादा जितना शांति उससे ज़्यादा क्रांति भी हो सकता हूँ। अगर आप जब आप मेरे पास आए हैं, विश्वास के ऊपर आए हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना होगा। यानी कि ए फॉर एप्पल बोलती तो ए फॉर एप्पल ही होगा, ए फॉर एरोप्लेन नहीं होगा। सोचना पड़ेगा ना बंदे को। तो इस तरह से कोई ऐसे होते हैं कि जिनको पता कि नहीं हमने ठीक होना, किसी को ऐसा कि नहीं वो उसी चीज़ में अड़ा ही रहता है, दोबारा वापस आ जाता है, 2-3 दिन के बाद फिर वही बात करेगा। तो हमें वो बातें नहीं करनी, हमने किसी चीज़ के बारे में और चीज़ें डाइवर्ट करनी है, बातें करनी है, प्यार से बैठना है। जैसे हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अब ऐसे है कोई कि पैग मारने वाले हैं, ऐसे भी है ना कोई, तो उनको भी ये समझाना पड़ेगा यार, पैग मारने का भी कोई तरीका होता है कि चलो हमने माना, ये तो नहीं कि हमने पूरी बोतल घटकनी है। जैसे हम चाय पी रहे, 1 गिलास चाय पिया ना हमने, बातचीत की, चाय भी पी ली, वैसा ही बैठो, बना लो एक पैग, चाय की तरह 1 पैग पी रहे हैं हम, बातचीत भी हो रही है। अब ये तो नहीं है भाई चाय खत्म हो गई, भाई दूसरी चाय दे दे भाई मार को। बातचीत करनी थी, बातचीत भी हो रही है, चाय भी पी रहे हैं। वैसी ही बात है, अगर किसी को किस तरीके से उनके साथ बैठना, अगर उसको पैग की जरूरत है, पैग पी रहा तो ठीक है भाई, 1 पैग बनाते हैं, एक पैग भी पीते हैं, चाहे पूरा दिन लगे पैग पीने के लिए, चाहे पूरा दिन लगे बात करने के लिए। जब तक बात करनी है तब तक ये चाय भी चलेगी और पैग भी चलेगा। तो बहुत लगता है कि एक अभी 2 एपिसोड में बनेगी ये वीडियो। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ है जो हमें पूरी करनी है। हम एक दिन और आएंगे तो इसका जो पूरा पार्ट हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे, और इसके आगे भी बहुत सारी बातें करनी है हमने, तो इस पार्ट को हम पूरा कंप्लीट ज़रूर करेंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। एक बार एक रशियन थी, अच्छा, रशियन लेडी, जिसको वो भी ड्रग अब्यूज़ थी, जो कसोल के अंदर बिल्कुल नेकेड घूमती थी। अच्छा। तो मेरे साथ लड़कियां भी ट्रेनिंग कर रही है, लड़कियां भी रेस्क्यू में इंटरेस्ट ले रही है और हेल्प कर रही है। कि कहीं ऐसा कि जब जो लड़कियां होती था उनको रेस्क्यू करना बहुत टफ है। उससे क्या दिक्कत थी जो घूमती थी कसोल में ऐसे? तो वो शायद उसको भी, अब मैं ना बोलूँगा ड्रग अब्यूज़, ना बोलूँगा मेंटली डिस्टर्ब, लेकिन क्या था वो पता नहीं। तो गए, उसको कपड़े लगाए, उसको गाड़ी में बैठाया, तो उसको कोशिश की कि चल हम उसको जरी ले जाते हैं हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल।
तो वहाँ पर नेचुरली एक इजराइल की जो लेडी थी जिसको मैं जानता था वो मेरे को मिल गई वहाँ पर। हेलो, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप इजराइल से हो, आप लेडी हैं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? उसने बोला क्या मदद करनी? मैं कहा मेरे पास एक लेडी है, ये नहीं पता अब ये मेंटली डिस्टर्ब या ड्रग अब्यूज़ क्या है, लेकिन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, लेकिन हम अगर किसी को ले जाएंगे तो हमें भी अपनी सेफ्टी देखनी होती है। तो वो मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था कि मैं ड्राइव खुद कर रहा था उस टाइम। वो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी ज़िंदगी में, क्योंकि उस दिन मेरे पास जो मेरे टीम के बच्चे थे वो सही टाइम से भी नहीं आ पाए और हमारे मिशन कुछ और भी चले हुए थे, तो जहाँ पर मेरे को जाना पड़ा। और मैंने नॉर्वे के 3-4 लोग थे 6-6 फुटे, तो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा दिया। 3 लोग थे वो नॉर्वे के, 3 लोग नॉर्वे की जिप्सी मेरे पास थी, पीछे जिप्सी में 3 लोगों को बैठा दिया, साथ में उसको बैठा दिया लड़की को जो मेंटली डिस्टर्ब थी। और साथ ही मैंने जो इजराइल की जो लेडी थी उसको भी उसके साथ में बैठा दिया कि आप इसके साथ में बैठिए, तो आप साथ में हैं तो मदद हो जाएगी। तो मान गई बेचारी। तो उसने क्या जो मेंटली डिस्टर्ब थी, अब उसके तो हमारे को हाथ बांधने पड़े, तो उसके हाथ हमने ऐसे पीछे करके ऐसे बांध कर रख दिए थे। सॉफ्ट, ऐसा नहीं कि उसको सजा दी है, नहीं, ताकि वो अपने हाथ ना खोले। तो ऐसे हाथ बंधे, तो सीट पे बैठी थी, तो इजरायली लेडी इधर बैठी थी, एक साइड को जेंट्स बैठा था। तो उस लेडी ने क्या कर दिया, मैंने उनको पहले ही बोला था कि ये कभी भी कुछ भी हरकत कर सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले जब वो उठी तो उसने क्या कर दिया कि जो लेडी बैठी थी दांत मार दिया उसके। अच्छा, सीधा ही ऐसा दांत मार दिया कि खून ही निकाल दिया बंदी का। वैसे पकड़ी उसने और बंदी चीखी। फिर मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे मैंने गाड़ी रोकी कि चीख हो गई, जब वो चीखी तो गाड़ी रोकी। जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो उधर उसने उसको बाइट किया और पीछे से उसने मेरे को ऐसा घसा मारा लात का। रियलिटी है कि क्या बोलूँ मैं। रशियन थी। तो उसने विद इन सेकेंड 2 अटैक ऐसे किए कि उस इजरायली लेडी को बाइट किया और तुरंत उसने सीधा मेरे को भी फेंका, लात मारी। फिर जाके मैंने गाड़ी रोकी। मैं कहा यार क्या करूँ अब। फिर मैं शांति बैठा। फिर मैंने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर। फिर मैं रुका। मैं कहा अब तो मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, अब इसके साथ ही रह, क्योंकि मेरा काम उसके साथ बैठना था ना कि गाड़ी चलाना था, लेकिन मेरे को मजबूरन गाड़ी चलाना पड़ा। मेरे को पता कि पीछे बैठे हुए स्ट्रॉन्ग बंदे ये हैंडल कर देंगे। अब ये नहीं पता कि इसने ऐसा भी करना है। जैसे ये बाइट किया और मेरे को किक बजा तो मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकती तो मैंने दूसरी गाड़ी देखी आती, तो एक सुमो आ गई। तो सुमो खाली थी, तो मैं सुमो वालों को रोका। मैं कहा भाई ऐसा गाड़ी में ले जाना। उसको बोले भाई मैं तो मैं भाई चल हॉस्पिटल जाना है। तो उसको हमने गाड़ी में डाल दिया सुमो में। फिर ले गया हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल ले गया तो उसने जाते ही पहले तो डॉक्टर के मुँह में थूका सीधा ही जाके। अच्छा, डॉक्टर साहब के मुँह जाते हुए जब ले गया डॉक्टर साहब ऐसा है तो लाया। जैसे सामने लाया उसने सीधा थू 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 थू। डॉक्टर साहब हो गए देख के सब सर क्या कर सकते हैं, हमारा काम है, हम लोगों को तो निपटना पड़ेगा, हम लोग को तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर साहब ने भी उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे के उसके बाद फिर दोबारा वापस लाया। फिर उसको गाड़ी में बैठाया। जैसे उसको सुमो में बैठाया तो उसने पोटी कर दी गाड़ी के अंदर ही। पोटी गाड़ी में ही कर दी उसने। फिर कर दी मैंने वहीं से वो पुलिस के हैंड ओवर जरी से ही। गाड़ी में वो ले गया और ड्राइवर को बोला मनी कन छोड़ दे इसको। फिर उसके बाद वो जो ये लोग होते हैं इनको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जैसे शिमला या कहीं ना कहीं भेजा जाता है, या इनकी एम्बेसियों को कॉल किया जाता है, या इनकी फैमिली पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे है कि बहुत खतरनाक है, मुश्किल होता है सुनने में। बहुत मुश्किल है सुनने में, कॉमेडी जरूर लग रही है लेकिन जो सामने बहुत मुश्किल है। तो जो मैं बोला ना, जिस वक्त तो उस लेडी को बाइट किया और मेरे को किक बजा तो उस वक्त तो सब सुनसान हो गए। लेकिन बाद में जब शांत हो गया माहौल, जब शाम को बैठे तो इधर उधर पेट में दर्द हो गई हंसते हंसते। क्यों हुई कि देखो उस बंदी ने उसको बाइट किया और मेरे को किक मारी। ये तो शुक्र था कि राम से इतने जोर से उसने किक नहीं मारा और जगह ठीक थी। अगर जो अनबैलेंस होती गाड़ी तो चले गया ना सब नीचे। नहीं, सीट के पीछे से मारी उसने कि डायरेक्ट मारी तो उसने सीट के पीछे से ही।
तो भाई जी वो काफ़ी होता है ना, पूरी फोर्स से हमारी बंदी ने पीछे से सीट में, तो आप खुद सोचो आप थोड़े बॉडी बिल्डर भी है तो फिर बॉडी बिल्डर क्या, मेरे तो हवा में ही उड़ जाऊंगा। ये तो धक्का है ना सिर्फ, या हमारा उसने तो थोड़ा सा ही धक्का लगा क्योंकि सीट स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल तो है नहीं। फिर उसको तो कर दिया हैंड ओवर, फिर आ गया शाम को वापस, फिर वो लड़की लगी रोने। लड़की बोलती नहीं कि तेरी बात तो मैं कभी जिंदगी नहीं मानूंगी। मैं कहा भाई अच्छा काम कर रहे थे, अब मेरे को क्या पता कि ये बाइट करेगी। तो फिर उसके साथ भी थोड़ा मजाक चला कि अब तेरे को भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ेगा कि उसने बाइट किया हुआ। बोलती कि नहीं, मतलब दांत पे बाइट किया तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना, जाना भी पड़ेगा। फिर वो भी रोने लगे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता तेरे को, कुछ नहीं, ऐसे ही दांत के निशान है, हो जाएंगे ठीक। और वो ठीक हो गई, फिर हो गई ठीक। फिर उसके बाद चलो आगे की जो भी कहानी है हम अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच आपका। कंप्लीट तो करने मेरे को बात। तो ये थे हमारे छापे नेगी जी, छापेराम नेगी जी, हमारे भाई, प्रोफेशनल रेस्क्यूअर एंड प्रोफेशनल गाइड, ट्रैकर एंड प्रोफेशनल ट्रैकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आपके कोई विचार है तो कमेंट ज़रूर कर दें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।